सपोर्ट फॉर सोशलिज्म। सो लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि यूरोप में किस तरीके से सोशलिज्म जो है वो स्प्रेड कर रहा था। अब हम ये देखेंगे कि धीरे धीरे करके सोशलिज्म को और ज़्यादा सपोर्ट मिलती जा रही थी और वो गवर्नमेंट में भी पार्टिसिपेशन करने लगा था। मतलब कि जो लोग सोशलिस्ट थे, जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, अब वो लोग धीरे धीरे करके गवर्नमेंट में भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ये चीज़ हम इस सेक्शन में देखेंगे। By the 1870s, socialist ideas spread through Europe. तो 1870s तक धीरे धीरे करके जो सोशलिस्ट आइडियाज़ हैं वो लगभग पूरे यूरोप में फैल चुके थे। To coordinate their efforts, socialists formed an international body, namely the Second International. अब क्योंकि जो सोशलिस्ट आइडियाज़ है वो पूरे यूरोप में फैल चुके हैं, तो धीरे धीरे करके अपने एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंटरनेशनल बॉडी बनानी शुरू की। मतलब कि वो एक ऐसी बॉडी होगी जहाँ पे अलग अलग देश के लोग जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, उसका वो पार्ट होंगे और वहाँ पे वो लोग सोशलिज्म से रिलेटेड चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं, सोशलिज्म के लिए वो लोग लड़ सकते हैं। तो अब जो पूरा यूरोप है उसमें इंटरनेशनल बॉडी निकल के आ रही थी, किसके लिए? सोशलिस्ट के लिए, सोशलिज्म जो आइडिया है उसको फॉलो करने वाले लोगों के लिए। और उस इंटरनेशनल बॉडी का नाम उन्होंने रखा सेकेंड इंटरनेशनल। Workers in England and Germany began forming associations to fight for better living and working conditions. अब इंग्लैंड एंड जर्मनी में जो वर्कर्स थे, जो मजदूर थे, जो फैक्ट्रीज में काम करते थे, उन लोगों ने भी एसोसिएशंस बनानी स्टार्ट की, एक तरीके से अपने ग्रुप्स फॉर्म करने स्टार्ट किए ताकि वो लोग अपने हक के लिए लड़ सके। वो लोग बेटर कंडीशंस मांग रहे थे, बेटर लिविंग कंडीशंस की, जिस तरीके से अभी वो रह रहे हैं, जैसे उनकी लाइफ है उससे वो और बेटर होनी चाहिए। और बेटर वर्किंग कंडीशंस मतलब जैसे कंडीशंस में वो काम कर रहे हैं उसमें भी जो है सुधार होना चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे जो वर्कर्स हैं वो जहाँ पे काम करते थे वो कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती थी। वहाँ पे मान लो एक ही छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, ना कोई सही से बैठने का प्लेस है, ना ही सही से काम करने का, ना ही कोई खाने पीने का ध्यान है। मतलब किसी भी चीज़ का सही से ध्यान नहीं रहता था और इसी चीज़ के लिए जो वर्कर्स हैं वो फाइट करना चाहते थे कि उनको बेटर लिविंग कंडीशंस एंड वर्किंग कंडीशंस मिलनी चाहिए। They set up funds to help members in times of distress and demanded a reduction of working hours and right to vote. जो वर्कर्स की एसोसिएशंस हैं उन्होंने फंड्स इकट्ठे करने शुरू किए। जैसे आपने सेल्फ हेल्प ग्रुप का नाम सुना होगा, तो उसमें क्या होता है, सब लोग मिल के पैसा जो है वो इकट्ठा करते हैं और जब जिस पर्सन को ज़रूरत होगी वो पैसा ले लेगा लोन के तौर पर, धीरे धीरे करके वो चुका देगा। इसी तरीके से जो वर्कर्स की एसोसिएशंस हैं वो भी अब पैसा इकट्ठा कर रहे थे सारे मिलके, ताकि अगर किसी एक पर्सन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, अगर वो डिस्ट्रेस में हो, परेशानी में हो, तो वो पैसा, जो पर्सन है वो उस पैसे को ले सके लोन के तौर पे। और इसमें भी इजी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, मतलब पर्सन को हेल्प करने की कोशिश आसानी से की जाती है। और क्या डिमांड कर रही थी वर्कर्स की एसोसिएशन की? जो वर्किंग आवर्स है वो कम होने चाहिए। पहले उनको मान लो 12-12 घंटे तक काम करवा रहे हैं, तो वो लोग डिमांड कर रहे थे कि जो वर्किंग आवर्स हैं, जितने घंटे तुम काम करवा रहे हो वो कम करो। और राइट टू वोट भी ये लोग मांग रहे थे कि जो वर्कर्स हैं उन्हें भी वोट देने का अधिकार है। तो वर्कर्स की एसोसिएशंस जो थी जर्मनी में, अब वो इस तरीके से डिमांड कर रही थी। और ये एसोसिएशंस इंग्लैंड में भी देखने मिली थी, मतलब इंग्लैंड एंड जर्मनी में मेनली ये एसोसिएशंस बन रही थी। In Germany, these associations work closely with Social Democratic Party. जर्मनी में ये जो एसोसिएशंस है, वर्कर्स एसोसिएशंस हैं, इन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके साथ मिलके मतलब काफ़ी अच्छे से साथ में काम किया। एंड हेल्प इट विन पार्लियामेंट्री सीट्स। अब वर्कर्स के एसोसिएशन जब किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ काम करेगी, इसका मतलब वर्कर्स की सपोर्ट उस पॉलिटिकल पार्टी को है। तो जब वो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस लड़ेगी तो वर्कर्स उसको इलेक्शंस में वोट भी देंगे। तो इसी तरीके से जब जो वर्कर्स की एसोसिएशन है वो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ मिलके काम कर रही थी, तो इलेक्शंस में भी उसको इस चीज़ का फ़ायदा देखने मिला और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो काफ़ी अच्छी सीट्स जो है वो जीत कर आ पाई। By 1905, socialists and trade unionists formed a Labour Party in Britain and Socialist Party in France. अब अभी तक क्या हो रहा था कि जो वर्कर्स हैं या जो सोशलिस्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक
एसोसिएशन बना रहे थे, एक नॉर्मल यूनियन बना रहे थे। अब उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाना शुरू कर दिया था ताकि वो इलेक्शंस में लड़ सके और गवर्नमेंट में भी पार्टिसिपेट कर सके। तो 1905 तक जो सोशलिस्ट है, मतलब सोशलिज्म का आइडिया फॉलो करने वाले लोग हैं, और जो ट्रेड यूनियनिस्ट है, ट्रेड यूनियनिस्ट मतलब एक तरीके से ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि वर्कर्स के लिए काम कर रहा है। इन लोगों ने ब्रिटेन में एक लेबर पार्टी बनाई और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बनाई। तो ये दो जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज थी। However, till 1914, socialists never succeeded in forming a government in Europe. But 1914 तक भी जो सोशलिस्ट लोग हैं वो लोग गवर्नमेंट नहीं बना पा रहे थे। मतलब गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको कुछ पर्टिकुलर सीट्स जो हैं वो जीतनी होती है, मतलब आधे से ज़्यादा सीट मान लो आपको जीतना है या आप मेजॉरिटी में होनी चाहिए। बट 1914 तक क्या हो रहा था कि सोशलिस्ट मान लो इलेक्शन लड़ रहे हैं और एक दो सीट उन्होंने जीती, बट इतनी सीट्स वो नहीं जीत पा रहे थे कि वो पूरी गवर्नमेंट बना सके। Represented by strong figures in parliamentary politics, their ideas did shape legislation, but governments continued to be run by conservatives, liberals, and radicals. अब भले ही वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, मतलब कि उन्होंने डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं बनाई थी, बट वो फिर भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे। जैसे पूरी सीट्स नहीं जीती बट एक दो सीट जीती। अब एक दो सीट अगर वो जीतेंगे तो भी उनका जो मेंबर है वो पार्लियामेंट में जाके बैठेगा। अब जब वो पार्लियामेंट में बैठेगा तो वो अपने आइडियाज रखेगा, वो डिबेट्स में पार्टिसिपेट करेगा। तो इस सब के थ्रू जब सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट ने अपनी पार्टी बनाई तो उसके थ्रू क्या हो रहा था कि अब वो लेजिस्लेशन में जो भी आइडियाज डिस्कस किए जा रहे थे, जो भी डिसीजंस लिए जा रहे थे, उनमें अब उनकी भी भूमिका नजर आ रही थी। अब उनमें भी जो उनके आइडियाज हैं वो लेजिस्लेशन को शेप कर रहे थे। बट फिर भी गवर्नमेंट जो है वो कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड रेडिकल्स के द्वारा ही चलाई जा रही थी। इसका मतलब कि 1914 के बाद हमें देखने मिलेगा कि सोशलिस्ट गवर्नमेंट में आए, उन्होंने पूरे तरीके से गवर्नमेंट बनाई, बट उससे पहले तक वो नहीं बना पा रहे थे। अब यहाँ पे इन्होंने ये पिक्चर दी हुई है, ये 1871 की पिक्चर है पेरिस की। सो दिस इज अ पेंटिंग ऑफ द पेरिस कॉम्यून ऑफ 1871। तो जो पेरिस कॉम्यून है उसकी ये पिक्चर है। पेरिस कॉम्यून क्या है वो भी अभी हम देखेंगे। इट पोर्ट्रेज अ सीन फ्रॉम द पॉपुलर अपराइजिंग इन पेरिस बिटवीन मार्च एंड मई 1871। तो इस पिक्चर में एक पॉपुलर अपराइजिंग की बात की गई है, उसको शो किया गया है जो कि मई मार्च एंड मई के बीच में हुई थी 1871 में। पॉपुलर अपराइजिंग मतलब एक तरीके से जब लोगों ने विद्रोह कर दिया था एक साथ। This was a period when the town council commune of Paris was taken over by a people's government consisting of workers, ordinary people, professionals, political activists and others. तो ये उस टाइम की पिक्चर है जब, या उस टाइम का परेड है, ये वो टाइम है जब जो टाउन काउंसिल है, उस टाइम पे जो काउंसिल थी जिसका नाम कम्यून था, जिस तरीके से हमने जैकोबिन की कंजर्वेटिव्स पढ़ी, जिस तरीके से हमने नेशनल असेंबली पढ़ी, इसी तरीके से फ्रांस में इस टाइम पे 1871 के टाइम पे एक टाउन काउंसिल थी जिसका नाम कम्यून था। अब ये जो टाउन काउंसिल है, मतलब कि ये पेरिस की काउंसिल थी, इसको हटा के जो पीपल गवर्नमेंट है, पीपल्स गवर्नमेंट के लोग हैं, उन्होंने इस पे कब्जा कर लिया था। उन्होंने मतलब जो कम्यून है उसको हटा दिया और पीपल्स गवर्नमेंट ने इस चीज़ पे, या एक तरीके से जो काउंसिल है वो बना ली। अब ये जो पीपल्स गवर्नमेंट थी ये कौन थी, इसमें किस तरीके के लोग थे? इसमें नॉर्मली वर्कर्स थे, ऑर्डिनरी लोग थे, प्रोफेशनल्स थे, मतलब एक तरीके से जो प्रोफेशनली काम करते हैं, टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, ऐसे लोग जो कि पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, मतलब कि वो चेंजेस लाने के लिए स्ट्राइव करते हैं पॉलिटिकल स्फेयर में। एंड जो दूसरे इसी तरीके के लोग हैं, मतलब बेसिकली हम कह सकते हैं थर्ड स्टेट जो हमने पढ़ी थी उसके ज़्यादातर लोग इसमें देखने मिल रहे थे। The uprising emerged against a background of growing discontent against the policies of the French state. अब ये जो अपराइजिंग है वो क्यों हुई? क्योंकि उस टाइम पे जो फ्रेंच स्टेट है, एक तरीके से जो गवर्नमेंट है, उससे लोग सहमत नहीं कर रहे थे, उसके अगेंस्ट थे, वो उसके काम से संतुष्ट नहीं थे। The Paris Commune was ultimately crushed by government troops, but it was celebrated by socialists the world over as a prelude to a socialist revolution. सो पेरिस में जो काउंसिल थी, द पेरिस कम्यून, उसको अल्टीमेटली गवर्नमेंट ट्रूप्स के द्वारा हटा दिया गया, मतलब जो सेना थी एक तरीके से गवर्नमेंट की, उसके द्वारा हटा दिया गया।
बट ये जो पूरा इवेंट है, मतलब एक तरीके से सेना ने एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हटा दिया। ये जो इवेंट है ये बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया सोशलिस्ट के द्वारा, वो भी पूरे वर्ल्ड ओवर। जितने भी देश में, पूरे यूरोप में, अलग अलग देशों में जितने भी सोशलिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेट किया, खुशी मनाई इस चीज़ की, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब ये सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का प्रिल्यूड है। प्रिल्यूड मतलब एक तरीके से ये उसका इंट्रोडक्शन है, ये उसकी शुरुआत है कि अब सोशलिस्ट रेवोल्यूशन जो है वो शुरू हो चुका है। द पेरिस कम्यून इज ऑल्सो पॉपुलरली रिमेंबर्ड फॉर टू इम्पॉर्टेंट लेगेसीज। अब ये जो पेरिस कम्यून है जिसको हटा दिया गया था, ये मेनली दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों के लिए मानी जाती है। वन फॉर इट्स एसोसिएशन विद द वर्कर्स रेड फ्लैग। पहला था कि जो वर्कर्स का रेड फ्लैग है उसके साथ इसकी एसोसिएशन, उसके साथ द कम्यून का जो रिलेशन है। तो वर्कर्स रेड फ्लैग क्या है? ये एक फ्लैग था जो कि कम्युनिस्ट्स के द्वारा अडॉप्ट किया गया था रेवोल्यूशनरी टाइम्स में। मतलब कि एक तरीके से वर्कर्स के राइट्स को शो करने के लिए, उनकी इंटरेस्ट को शो करने के लिए जो कम्युनिस्ट्स हैं उन्होंने एक रेड फ्लैग बनाया था कि अगर हम रेड फ्लैग बियर करेंगे तो इसका मतलब हम वर्कर्स के हक की बात कर रहे हैं। तो ये जो फ्लैग है वो एक तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया था इसका। Second, for the Mercies, originally written as a war song in 1792, it became a symbol of the commune and of the struggle for liberty. अब जब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो ये मर्सेइज है ये लोग गाते हुए जा रहे थे तब जब वो लोग टाउन से निकल निकल के, मतलब अपने अपने जो टाउन है उससे निकल के जब वो पेरिस में जा रहे थे ताकि वो आर्मी में सर्व कर सके। जब जो नेशनल असेंबली है जब उसने ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया के खिलाफ वॉर का ऐलान कर दिया था, तब पेरिस से और पेरिस में अलग अलग सिटीज से, फ्रांस की अलग अलग सिटीज से पेरिस में लोग जो है आ रहे थे ताकि वो आर्मी में सर्व कर सके। तो जब वो लोग अपने सिटीज से पेरिस में आ रहे थे तब वो लोग ये गाना गा रहे थे मर्सेइस का। और मैंने बताया था आपको कि बाद में अब ये इनका एक नेशनल एंथम बन गया। तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस एज ए नेशनल एंथम इसको इस टाइम पे मिली जब ये कम्यून थी कि उससे और ज़्यादा इम्पोर्टेंस मर्सीज को मिली, और ये एक सिंबल बन गया स्ट्रगल फॉर लिबर्टी का, मतलब एक तरीके से फ्रीडम का जो स्ट्रगल है उसको मर्सीज शो करने लग गया। तो इन दो चीज़ों के लिए जो तो कम्यून है वो काफ़ी फेमस है, वर्कर्स रेड फ्लैग के लिए और मर्सीज की जो इम्पोर्टेंस बढ़ी है एज अ स्ट्रगल फॉर लिबर्टी का सिंबल। तो ये सारी चीज़ें हमने इस सेक्शन में देखी कि किस तरीके से जो सोशलिज्म है अब वो यूरोप के काफ़ी बड़े हिस्से में फैल चुका था। अब ऑलमोस्ट पूरे यूरोप में जो सोशलिज्म है वो फैल चुका था, सोशलिस्ट आइडियाज़ को फॉलो करने वाले लोग थे और वो धीरे धीरे करके एसोसिएशंस बना रहे थे पहले ताकि वो अपने इस आइडिया को फैला सकें, और फिर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज भी बनाने शुरू कर दी ताकि वो लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट कर सके, अपने आइडियाज़ को और बेटर तरीके से वो इम्प्लीमेंट कर सके। फिर हमने इस पेंटिंग को डिस्कस किया कि ये क्या चीज़ है, किस चीज़ को ये शो कर रही है।